स्वागत है आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का। आज हम माध्यमिक परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र है उसको हल करने जा रहे हैं। आज से हम रेगुलर 2022 से लगाकर 2026 तक के मैथ्स विषय के सभी प्रश्न पत्रों की चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न पत्र है 2022 का और यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न है, बहुपद पी एक्स बराबर 3 माइनस एक्स एक्स माइनस 4 की घात क्या है। यहाँ हमें ये बताना है कि इस बहुपद की घात क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। x का जब 3 से गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 3x, x का माइनस एक्स से हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का जब 3 से होगा प्लस के तो माइनस के 12, माइनस 4 और माइनस एक्स का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस के 4x। तो यहाँ आप देख रहे हैं चर की अधिकतम घात क्या प्राप्त होती है, हमें 2 प्राप्त होती है। तो यहाँ अपना उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। इस तरह से दूसरा प्रश्न दे रखा है, यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 2 और 10 दे रखा है तो समांतर श्रेणी का योगफल बताना है। यानी कि आपको एक समांतर श्रेणी के अंदर पदों की संख्या अर्थात पद दे रखे हैं 6, प्रथम पद दे रखा है 2 और अंतिम पद an या जिसे हम LP कहते हैं वो दे रखा है 10। तो आपको समांतर श्रेणी के पदों का योगफल बताना है। उसके लिए हमें पता है सूत्र होता है SN इज इक्वल टू, जब हमें प्रथम पद किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो उसके लिए हम एक सूत्र सा उपयोग करते हैं, n/2 a प्लस l। यहाँ आप देख रहे हैं n का मान 6 है, 6/2, a का मान 2 है, l का मान 10 है। जब इसको हम सरल करेंगे तो 6 में 2 का भाग 3 गुणा 10 प्लस 2 12, 12 और 3 का गुणा 36 प्राप्त होता है। तो यहाँ 6 पदों वाली इस समांतर श्रेणी का योगफल क्या होगा, 36 होता है। इस तरह से इन प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदु P 5, को x अक्ष से दूरी है। इस बिंदु की x अक्ष से क्या दूरी है। हमने कहा था कि x अक्ष से दूरी बतानी है तो y निर्देशांक बता दीजिए, बिना उसके धनात्मक ऋणात्मक बताए। धनात्मक बताना हमेशा। तो यहाँ x से दूरी, x अक्ष से दूरी है वह 4 इकाई होगी। कितनी हो जाएगी, 4 इकाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए 2 जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ देख रहे हैं कि ये तीसरा ऑप्शन 2.23 बार, इसका भी दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन कैसा है, आवर्ती वाला है। मतलब इसे हम ये लिख सकते हैं 2.2323 डैश डैश, इस तरह से। अगला है हमारे चौथा ऑप्शन, देखिए कि 2.23 है, दशमलव प्रसार शांत है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा। क्यों, यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार अशांत है और साथ में कैसा है, अनावर्ती वाला है, रिपीट नहीं हो रही है संख्या, इस कारण अनावर्ती वाला है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न है, k के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। k के किस मान के लिए रेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। हमें पता है कि कोई हल नहीं होने पर हमारा जो ग्राफ होता है वो उसमें जो समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, जिसमें हमने देखा था कि उनके अनुपातों की तुलना करते हैं तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, जबकि c1/c2 है वो बराबर नहीं होता है। तो यहाँ हमें बताना है, k का मान बताना है। तो यहाँ पर हम
A1 है हमारा 3, मानक समीकरणों से दो चर वाले रैखिक समीकरणों युग्म के मानक समीकरणों से तुलना करने पर A1 का मान है 3, जबकि A2 का मान है 2k-1 बराबर। इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं y के साथ में गुणांक है 1, यानी B1 है 1। इसी प्रकार दूसरे जो समीकरण हैं उसमें जो y का गुणांक B2 है वो है 1 है। ये बराबर है। जब इसको सरल करेंगे तो 3 बराबर 2k-1 और सरल करेंगे तो 2k बराबर 3 + 1, 3 + 1 4 होता है और 2k = 4। तो k = क्या हो जाएगा हमारा 2 प्राप्त होता है। अर्थात के 2 के लिए इन रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन है अपना पहला राइट हो जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हैं। मूल वास्तविक नहीं कब होते हैं? जब उसका जो विविक्त कर है b² माइनस जो d का मान होता है b² - 4ac <0, मतलब 0 से कम हो। b² - 4ac 0 से जब कम हो तो हम जानते हैं कि ये द्विघाती सूत्र में b² - 4ac होता है। अगर ये ऋणात्मक होता है तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक का मतलब मूल वास्तविक नहीं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह से अगला प्रश्न है, बिंदुओं ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हमें पता है। ये हमारा है x1, y1, ये है x2 और y2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x = होता है x1 + x2 बटा 2। यहाँ x1 है हमारा x + 4, x + 4 प्लस x2 है 6 - x बटा 2। इनको सरल करने पर ये प्लस माइनस x कट गया। 4 और 6 10 होता है, 10 बटा 2। 10 बटा 2 का मतलब हो गया 5। यानी कि जो हमारा x का निर्देशांक है मध्य बिंदु का वो 5 आया है। इसी प्रकार y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास y के निर्देशांक के लिए y बराबर y1 + y2 बटा 2। y1 है अपने पास y + 5, y2 है 3 - y बटा 2। प्लस माइनस कट गया y। 5 और 3 8 होते हैं, 8 बटा 2 कितने होते हैं? 4। इस तरह से हमारा ऑप्शन है वो दूसरा राइट हो जाएगा, क्योंकि x के निर्देशांक 5 आए थे, y के निर्देशांक 4 आए हैं। तो मध्य बिंदु 5,4 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि a का मान sin a 1/2 है तो 2 sin a cos a का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका मतलब a का मान क्या है? 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री अगर हम यहाँ रखते हैं 2 sin 30 डिग्री a की जगह cos 30 डिग्री और सरल करने पर 2 गुणा sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2। अंश और हर में 2 होने के कारण कट गया, तो हमारा हल आएगा, उत्तर आएगा √3/2। कौन से ऑप्शन में है? दूसरे ऑप्शन में है। अगला हमारे पास प्रश्न है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। इसमें tan 30 का मान रखना है और
हम जानते हैं tan 30 डिग्री का मान होता है साइन 1/2 होता है। इसी प्रकार कोस का मान होता है 30 का वन ये, तो इससे 1/2, 2 से 2 कट गया, तो हमारा जो tan 30 का मान है वो 1/√3 होता है। ये मान यहाँ रखेंगे तो 2 गुणा tan 30 का मान है 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। इसको अगर हम हल करते हैं तो आता है 2√3 बटा 1 माइनस 1/3। 1/√3 का स्क्वायर करने पर 1/3 आया। इसको हम और सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2/√3, 2 ये 3 माइनस 1 2, 2/3 सरल करने पर 2/3। यह हम देख रहे हैं कि 2/√3 में 2/3 का भाग देना है, जिससे 2 से 2 कट गया, तो अपने पास आएगा 3/√3। इसको और सरल करने पर 3 को हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, बटा में √3 है, √3 से √3 कटा, तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है, √3 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन राइट है, चौथा ऑप्शन राइट है। हमारे पास √3 चौथा ऑप्शन राइट है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता। अब एक पासा है और एक पासे को फेंकेंगे एक बार, तो उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो 1 से लगाकर 6 तक संख्या आ सकती है। इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखो, 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है, 2 अभाज्य है, इसके अलावा 3 अभाज्य हैं, इसके अलावा 5 अभाज्य हैं। तो यहाँ अभाज्य संख्या है 3। हमें पता है प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अनुकूल घटना बटा कुल घटना। तो अनुकूल कितनी घटनाएं, 3, टोटल कितनी है 6, और इसको जब सरल करते हैं तो प्रायिकता बराबर क्या आती है, 1/2 प्राप्त होती है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला। अगला प्रश्न है आंकड़ों का माध्यक है, माध्यक का मतलब m क्या है। तो ये किस प्रकार के आंकड़े हैं, हमारे पास दिए गए आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े हैं, और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, उनको या तो आरोही क्रम में रखते हैं या अवरोही क्रम में रखते हैं, और उसके बाद में पदों की संख्या कितनी है उसके आधार पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ इसको हम आरोही क्रम में रखते हैं, आरोही क्रम में रख देते हैं। आरोही का मतलब सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद में बड़ी संख्या, उसके बाद में और बड़ी संख्या, 3, 4, 7 और 8। देख लेते हैं कितनी संख्या प्राप्त होती है, 3 और 3 6 और 7। यहाँ पर भी 7 संख्या है। तो जब 7 संख्याएं हो अर्थात पदों की संख्या n विषम हो, तो हमारा जो माध्यक है वह n+1/2वां पद होता है। अर्थात हमारे पास 7 पद है, 7 + 1/2 मतलब 8/2 मतलब चौथा पद। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद क्या है हमारा, 3 है। तो इसका जो माध्यक है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ हमें ये दे रखा है, बारंबारताएं दे रखी है, मतलब 0 से 10 तक की जो है वो संख्या है, जो भी वो 5 है, 10 से 20 की x है, 20 से 30 20 संख्या है, 30 से 40 की 20 15 है, 40 से 50 7 है, 50 से 60 5 है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी बारंबारताओं का योग करेंगे और 60 के बराबर रख देंगे।
तो 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर। तो इनको जोड़ने पर देखो 20 और 5 25, 25 और 15 40, 40 और 12 52। तो x प्लस 52 बराबर 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस 52। तो कितना प्राप्त होता है हमारे पास? 8 आता है। कितना आता है? 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ x का मान क्या होना चाहिए? 8। हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को लिखिए। यानी रिक्त स्थान पे क्या आएगा? समांतर श्रेणी दे रखी है और इसमें पहला पद दे रखा है a बराबर 5 और nवा पद दे रखा है यानी a 1 2 3 और चौथा पद दे रखा है हमें 9 सही 1/2। तो हम इसको कैसे करेंगे? यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले चौथे पद से सार्वअंतर ज्ञात करना पड़ेगा, जिससे दूसरा और तीसरा पद ज्ञात कर पाए। हम जानते हैं nवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an दे रखा है 9 सही 1/2। इसको सरल करते हैं तो 9 गुणा ये 2 का 9 से गुणा 18 19/2 बराबर पहला पद दे रखा है हमें 5 और उसके बाद में प्लस यहाँ चौथा पद है 4 माइनस 1 3 गुणा डी। इसको हम और सरल करेंगे तो 19/2 माइनस 5 बराबर 3d। जब इसको सरल करते हैं तो क्या आता है? 10 19 में से 10 गया तो 9/2 बराबर 3d। इसको हम और सरल करते हैं तो d बराबर प्राप्त होता है हमें 9/2 में 3 का भाग। 3 का भाग 9 में 3 बार। हमारा जो सार्वअंतर आता है वो d का मान आता है 3/2। 3/2। तो 3/2 पहले पद में जोड़ देंगे, दूसरे पद जोड़ देंगे इस तरह से। तो 5 प्लस 3/2 करने पर हमारा आ जाएगा 13/2। 13/2 को हम वो 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं भाग देकर। 13/2 में 3/2 और जोड़ देते हैं तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा सार्वंतर जोड़ने पर। क्या आता है? 16/2। 16/2 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? 8। अर्थात पहली खाली जगह में हमें प्राप्त लिखना है 13/2 या 6 सही 1/2 और दूसरी खाली जगह में लिखना है 8। अगला प्रश्न है हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 यदि इनके अनुपात बराबर हैं तब निरूपित रेखाएं हैं कैसी होगी? यानी इनके अनुपात जब बराबर होती है तो हम जानते हैं रेखाएं कैसी होती है? समपाती होती है, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर प्राप्त होती है। अगर हम ऐसे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाते हैं तो जो रेखाएं प्राप्त होती है वो एक दूसरे के समपाती होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास,
7.5 सेमी लंबे रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई सेमी में बताओ। यानी 7.5 सेमी लंबे रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने पर हमें बड़ा भाग कितना होगा उसकी लंबाई। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास टोटल है 7.5, उसको हम 2:1 में बांट रहे हैं। बड़ा भाग है 2, टोटल भाग था 3, तो 2/3 लिखेंगे। 7.5 3 का भाग देंगे 7.5 में, जाएगा 2 बार, 6 1 5 5 बार भाग गया, मतलब 2.5। 2.5 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, अर्थात जो बड़ा भाग है वह कितना हो जाएगा 5 सेमी। कितना हो जाएगा 5 सेमी। अगला प्रश्न है बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या है। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें दूरी का सूत्र का प्रयोग करना है और उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे करते हैं देखिए, दूरी के सूत्र को हम जानते हैं। अगर हमारे पास अगर ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ए बी बराबर क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हमें x2 दे रखा है 4, x1 दे रखा है 3 स्क्वायर प्लस y2 दे रखा है 5 और y1 दे रखा है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 - 3 करने पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 और 3 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो टोटल आ जाएगा अपना रूट में 50। तो इन और सरल करते हैं तो 50 को 25 गुणा 2 लिख सकते हैं। 25 का वर्गमूल होता है 5, 5√2। तो इस रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी 5√2 होगी। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर हमें दे रखा है कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं। 42 को हम 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। इसका मतलब cos 48 डिग्री और जब sin -90 माइनस थीटा डिग्री हो तो उसे हम क्या लिखते हैं cos थीटा डिग्री 48 डिग्री, और इसको घटाने पर मान क्या प्राप्त हो जाएगा 0। तो क्या मान प्राप्त आता है हमें 0, क्योंकि हम जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा है वो cos थीटा के बराबर होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। बहुलक बताना है। बहुलक क्या होता है, सिंपल है, जो जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन आया हुआ है, देखिए 2 है वो 2 बार आया हुआ है, 3 भी 2 बार आया हुआ है, 2 1 2 और 3 बार आया हुआ है। इसके अलावा कोई भी संख्या 3 बार नहीं आई हुई है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न हल करते हैं। हाँ, अगले जो प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, उनको हम अगली क्लास में अगले वीडियो में हल करेंगे।